18वीं सदी के अंत के दक्षिण भारत में आपका स्वागत है। एक ऐसा दौर जहां हवा में बारूद की गंध थी, तोपों की गूंज थी, तलवारों की खनक थी। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक नाम ऐसा था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसी बुरे सपने जैसा बन गया था। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। कहते हैं कि उसकी तलवार के सामने अंग्रेजों के हाथ कांपते थे, लेकिन उसकी असली ताकत वो तलवार नहीं, कुछ और ही थी। आप सोचिए, पोलिल्यूर की लड़ाई का मैदान, अंग्रेजी सेना अपनी तोपों पर इतरा रही है और अचानक आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। ये टीपू के रॉकेट्स थे। हाँ, टीपू के रॉकेट, जिन्होंने अंग्रेजों के बारूद के ढेरों को ही उड़ा दिया। इतिहासकार कहते हैं ये पहली बार था जब अंग्रेजों को किसी भारतीय हथियार से इतनी जबरदस्त शिकस्त मिली थी। और यहीं से हमारी आज की गहरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी शासक था? मतलब भारत की जमीन पर आधुनिक रॉकेट बनाने वाला पहला इनोवेटर, एक ऐसा देशभक्त जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से बेहतर सिर कटाना समझा। या फिर जैसा कि हमारे हाथ लगे कुछ स्रोत बताते हैं, क्या वो एक क्रूर, एक कट्टर शासक था जिसके जुल्म से हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, जिसके राज में मंदिर तोड़े गए, चर्च जलाए गए। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि टीपू की ये दोहरी और क्या कहते हैं जटिल छवि आखिर बनी कैसे, और सच इन दो तस्वीरों के बीच कहाँ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उस दौर के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। 18वीं सदी का मध्य, दक्षिण भारत एक राजनीतिक अखाड़े जैसा था। एक तरफ मराठों की ताकत, दूसरी तरफ हैदराबाद का निजाम, और इन सब के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता हुआ साया। बिल्कुल। और मैसूर का साम्राज्य इन ताकतों के बीच एक तरह से सैंडविच की तरह फंसा हुआ था। इसी माहौल में 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में टीपू का जन्म हुआ। उसका नाम तो सुल्तान फतेह अली रखा गया था, लेकिन एक स्थानीय संत थे टीपू मस्तान औलिया, उनके सम्मान में उसे प्यार से टीपू सुल्तान बुलाया जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि वो किसी शाही खानदान से नहीं था। उसके पिता हैदर अली, वो तो मैसूर की सेना में एक मामूली घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन अपनी हिम्मत और सैन्य सूझबूझ के दम पर वो तरक्की करते गए। पहले सेना के कमांडर इन चीफ बने और फिर 1761 तक मैसूर के सबसे ताकतवर, मतलब अनडिस्प्यूटेड शासक बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीपू का बचपन वो राजमहलों की शानो शौकत में नहीं बीता, मतलब जंग के मैदानों और सैनिक कैंपों के बीच गुजरा होगा। बिल्कुल, उसका बचपन ही उसकी ट्रेनिंग थी। उसने युद्ध, सैन्य रणनीति, कूटनीति, ये सब किताबों में नहीं, अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। हैदर अली खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो शिक्षा की कीमत जानते थे। सबसे अहम, फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों से आधुनिक युद्ध की ट्रेनिंग। फ्रांसीसी सलाहकारी उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बहुत आगे की सोच लगती है। यही तो हैदर अली की दूरदर्शिता थी। वो समझ गए थे कि अगर अंग्रेजों को टक्कर देनी है तो उन्हीं की तरह सोचना होगा, उन्हीं के तरीकों से लड़ना सीखना होगा। और यही वजह थी कि टीपू सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग वाला रणनीतिकार भी बना। और ये ट्रेनिंग बहुत जल्दी ही असली इम्तिहान में काम आई। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1767 में, जब टीपू की उम्र सिर्फ 16-17 साल थी। हाँ, उसे पहली बार युद्ध के मैदान में उतारा गया। 16 साल की उम्र में पहली जंग। वो मालाबार पर हमले का किस्सा क्या था? कहते हैं उसने अंग्रेजों की एक बड़ी टुकड़ी को धूल चटा दी थी। हाँ, वो किस्सा उसकी सैन्य बुद्धि का बेहतरीन उदाहरण है। अंग्रेजों की एक बड़ी सेना मालाबार की तरफ बढ़ रही थी। टीपू के पास सैनिक थे सिर्फ 2000-3000। सीधा मुकाबला तो एक तरह से खुदकुशी होती। तो उसने क्या किया? तो उसने हिट एंड रन रणनीति अपनाई। वो अचानक हमला करता, दुश्मन को नुकसान पहुंचाता और फिर जंगलों में गायब हो जाता। इस लगातार गुरिल्ला हमलों से उसने अंग्रेजी सेना को इतना थका दिया, उनमें ऐसी दहशत पैदा कर दी कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाए। लेकिन सिर्फ हमलों से तो जंग नहीं जीती जाती। आखिरकार उन्हें हराया कैसे? यहीं पर उसने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अंग्रेजों पर हमला करने के बजाय उनके सहयोगी मालाबार के मुखिया, उसके परिवार को एक किले में घेर लिया। अच्छा। जब मुखिया को पता चला कि उसका परिवार कैद हो गया है, तो उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बिना एक बड़ी लड़ाई लड़े टीपू ने एक अहम जीत हासिल कर ली। वाह, मतलब ताकत के साथ साथ दिमाग का पूरा इस्तेमाल। इस जीत का हैदर अली पर क्या असर हुआ? हैदर अली समझ गया कि उसका बेटा सिर्फ एक राजकुमार नहीं,
बल्कि एक सेनापति बनने के काबिल है। इस एक जीत के बाद ही उसने टीपू को 500 घुड़सवारों की एक टुकड़ी का कमांडर और 5 जिलों का प्रशासन सौंप दिया। ये किसी भी किशोर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जा रही थी। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ एक मजबूत गठबंधन भी बना लिया था। जी, इसे तोड़ना तो तलवार चलाने से भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी भी टीपू को ही सौंपी गई। हैदर अली ने मराठों से तो कुछ ले देकर शांति समझौता कर लिया, लेकिन निजाम को मनाना वो एक टेढ़ी खीर थी। तो टीपू गया वहां? हाँ, युवा टीपू निजाम के दरबार में एक दूत बनकर पहुंचा। उसने निजाम को शाही तोहफे दिए, नकदी, गहने, 10 अरबी घोड़े, 5 सजे धजे हाथी। लेकिन तोहफों से ज्यादा असर उसकी बातों का हुआ। उसने निजाम को समझाया कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं है। आज अगर वो मैसूर को हराएंगे तो कल निजाम की बारी आएगी। और निजाम मान गया? सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। क्या बात है। टीपू की कूटनीति ने ऐसा काम किया कि निजाम अंग्रेजों का साथ छोड़कर मैसूर से आ मिला। अब अंग्रेज मैदान में अकेले पड़ गए। मैसूर की सेना ने मद्रास को घेर लिया और अप्रैल 1769 में अंग्रेजों को एक अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने पड़े। तो ये टीपू की दोहरी जीत थी, एक योद्धा के तौर पर भी और एक कूटनीतिज्ञ के तौर पर भी। बिल्कुल। तो पहले युद्ध में ही टीपू ने साबित कर दिया कि वो एक जबरदस्त ताकत है। लेकिन असली धमाका तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, सितंबर 1780 की पोलेलुर की लड़ाई। यहाँ टीपू का वह हथियार सामने आया जिसकी हमने शुरू में बात की थी, रॉकेट। हाँ, और ये कोई मामूली पटाखे नहीं थे। ये उस दौर की एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी। लोहे के मजबूत पाइपों के अंदर बारूद भरा होता था, जिनके एक सिरे पर 10-12 फुट लंबा बांस बंधा होता था, जो उन्हें स्थिरता देता था। और इनकी मारक क्षमता लगभग 2 किलोमीटर तक, जो उस जमाने की कई तोपों से भी ज्यादा थी। 2 किलोमीटर? ये तो हैरान करने वाली बात है। लेकिन अंग्रेजों के पास तो उस जमाने की सबसे बेहतरीन तोपें थीं। फिर इन देसी रॉकेटों में ऐसा क्या खास था जो तोपों को भी मात दे गया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तोपें ताकतवर थीं, लेकिन धीमी थीं और एक सीधी लाइन में ही मार करती थीं। टीपू के रॉकेट वो तोपों की तरह सटीक नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत सटीकता में नहीं, बल्कि दहशत और तबाही फैलाने में थी। अच्छा। जब एक साथ सैकड़ों रॉकेट आसमान में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज करते हुए दुश्मन पर गिरते थे, तो भगदड़ मच जाती थी। और उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडारों को निशाना बनाते थे। एक रॉकेट अगर बारूद के ढेर पर गिरता तो एक जबरदस्त धमाका होता, जो अंग्रेजों की पूरी आर्टिलरी लाइन को तबाह कर सकता था। और पोलेलुर में बिल्कुल यही हुआ। बिल्कुल यही हुआ। लड़ाई के मैदान का मंजर सोचिए। टीपू की रॉकेट ब्रिगेड, जिसमें करीब 200 रॉकेट चलाने वाले सैनिक थे, उन्होंने एक साथ हमला बोला। कुछ रॉकेट्स तो ऊंटों की पीठ पर से भी दागे गए, जो अंग्रेजों के लिए एक बिल्कुल नई और डरावनी चीज थी। रॉकेट सीधे अंग्रेजों के बारूद के वैगनों पर गिरे। एक के बाद एक कई धमाके हुए। अंग्रेजी सेना का पूरा तालमेल टूट गया। सिपाही जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, और जैसे ही उनकी लाइन टूटी, टीपू की घुड़सवार सेना ने उन पर धावा बोल दिया। इस हार का अंग्रेजों पर क्या असर पड़ा? आंकड़े क्या कहते हैं? ये अंग्रेजों की सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी। कर्नल विलियम बेली की कमांड में करीब 4000 सैनिक थे, जिनमें से 336 मारे गए और लगभग सभी बाकी सैनिकों को या तो बंदी बना लिया गया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस एक लड़ाई ने अंग्रेजों के मन में टीपू का खौफ भर दिया। अब वो सिर्फ हैदर अली का बेटा नहीं था, वो मैसूर का शेर था। और शायद इसी वजह से भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू को दुनिया में युद्ध रॉकेट का पहला वास्तविक प्रवर्तक कहा था। बिल्कुल जी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। विडंबना देखिए, बाद में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम से इन रॉकेटों को जब्त किया, उन्हें इंग्लैंड ले गए, उन पर रिसर्च की और विलियम कॉन्ग्रेव नाम के एक अफसर ने कॉन्ग्रेव रॉकेट बनाए, जो टीपू के रॉकेटों का ही सुधरावा रूप थे। और यही रॉकेट बाद में नेपोलियन के खिलाफ इस्तेमाल हुए। तो एक तरह से मैसूर की जमीन से उठी आग की लपटों ने ही आधुनिक सैन्य रॉकेटरी की नींव रखी। तो पोलेलुर की जीत ने टीपू को एक मिलिट्री हीरो बना दिया। लेकिन एक अच्छा जनरल क्या हमेशा एक अच्छा शासक भी होता है? जब 7 दिसंबर 1782 को उसके पिता हैदर अली की कैंसर से मौत हुई और पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आई, तो उसने क्या किया? ये टीपू की जिंदगी का एक नया अध्याय था। वो सिर्फ जंग जीतने से संतुष्ट नहीं था, वो मैसूर को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत साम्राज्य बनाना चाहता था।
सुल्तान बनते ही उसने सुधारों की एक झड़ी लगा दी। जैसे कि क्या क्या सुधार किए उसने? उसकी सोच कई स्तरों पर काम कर रही थी। सबसे पहले बुनियादी ढांचा, उसने सड़कें बनवाई। लेकिन ये सिर्फ आम सड़कें नहीं थीं, ये एक तरह से मिलिट्री हाईवे थे, जिससे उसकी सेना बिजली की रफ्तार से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती थी। मतलब ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। और साथ ही ये व्यापार के रास्ते भी थे। फिर उसने बांध और नहरें बनवाई ताकि खेती बेहतर हो। अच्छा, और अर्थव्यवस्था के लिए? मैंने सुना है मैसूर सिल्क में उसका बड़ा योगदान था। ये सिर्फ योगदान नहीं था, ये एक क्रांति थी। उसने चीन से रेशम के कीड़ों के अंडे मंगवाए और मैसूर में रेशम उद्योग की नींव रखी। देखते ही देखते मैसूर रेशम उत्पादन का एक वैश्विक केंद्र बन गया। ये सिर्फ एक उद्योग नहीं था, ये आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम था। वो समझता था कि अंग्रेजों से जंग सिर्फ मैदान पर नहीं, बाजारों में भी लड़ी जाएगी। वो एक आर्थिक किलेबंदी कर रहा था। सही बात है। और भी बहुत कुछ था। जैसे उसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की एक नई एकीकृत मुद्रा प्रणाली शुरू की। नौसेना बनाने के लिए मैंगलोर में जहाज बनाने का कारखाना शुरू किया। और उसकी विदेश नीति भी देखिए। उसने ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस और अफगानिस्तान जैसे देशों में अपने दूत भेजे। उसका सपना मैसूर को एक वैश्विक ताकत बनाने का था। और मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि वो फ्रांसीसी क्रांति से भी बहुत प्रभावित था। हाँ, उसने मैसूर में एक जैकोबिन क्लब भी बनवाया था। ये क्या था? हाँ, 1794 के आसपास जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्रांति के सबसे कट्टर समर्थकों का समूह था। मैसूर में इस क्लब की स्थापना करना एक प्रतीकात्मक कदम था। मतलब ये दिखाता है कि टीपू स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों से प्रभावित था और खुद को दुनिया भर के राजशाही विरोधी आंदोलनों से जोड़कर देखता था। वो खुद को सिटीजन टीपू यानी नागरिक टीपू कहता था। एक भारतीय शासक के लिए 18वीं सदी में ऐसी सोच रखना वाकई असाधारण था। जी। तो एक तरफ रॉकेट जैसा आधुनिक हथियार, आर्थिक सुधार, वैश्विक कूटनीति, जैकोबिन क्लब, ये तस्वीर तो एक बहुत ही प्रगतिशील और आधुनिक शासक की है। हाँ। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्रोत धार्मिक उत्पीड़न और क्रूरता के गंभीर आरोपों से भरे पड़े हैं। स्रोत में जो विवरण दिए गए हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं। कोडागू यानी कुर्ग, मालाबार और मैंगलोर जैसे इलाकों में हजारों हिंदुओं और ईसाइयों का जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराया गया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक तो अकेले कोडागू में ही करीब 40,000 गैर मुसलमानों की हत्या की गई और 40,000 से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया गया। 40,000? और सजा देने के तरीके भी बेहद क्रूर थे। जो लोग धर्म बदलने से इनकार करते थे, उन्हें हाथी के पैरों से बांधकर शहर में तब तक घुमाया जाता था जब तक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये दूसरों में दहशत पैदा करने का एक तरीका था। ये आंकड़े तो बहुत भयानक हैं। क्या इन बातों का कोई पुख्ता सबूत है? क्योंकि ये उस शासक की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो जैकोबिन क्लब बना रहा था। सबूत के तौर पर इतिहासकार टीपू के अपने लिखे पत्रों और डायरी का हवाला देते हैं। इसके अलावा उस दौर के ब्रिटिश और स्थानीय रिकॉर्ड्स भी हैं। उसकी एक तलवार पर तो साफ साफ खुदा हुआ था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के लिए बिजली की तरह है। स्रोतों में यह भी दावा किया गया है कि उसने अपने जीवन काल में लगभग 8,000 मंदिर तोड़े और मैसूर जैसे शहरों का नाम बदलकर नजराबाद रखने की कोशिश की, जिसे हिंदू पहचान मिटाने के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। वही स्रोत ये भी बताते हैं कि उसने कई हिंदू मंदिरों को दान भी दिया। हाँ, श्रीरंगपट्टनम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को उसने चांदी के कई बर्तन दान दिए जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। और उसकी एक सोने की अंगूठी मिली थी जिस पर देवनागरी लिपि में राम लिखा हुआ था। तो ये कैसे संभव है? एक ही व्यक्ति मंदिर तोड़ भी रहा है और दान भी दे रहा है। और यही इस गुत्थी का सबसे जटिल हिस्सा है। इसी वजह से इतिहासकारों के बीच दो मुख्य मत बने हुए हैं। पहला मत यह है कि टीपू एक धार्मिक कट्टर शासक था, उसके लिए इस्लाम का विस्तार एक मकसद था और उसने अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। और दूसरा मत क्या है? दूसरा मत कहता है कि उसके फैसले धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक थे। इस मत के अनुसार उसने सिर्फ उन समुदायों पर सख्ती की जिन्होंने उसके खिलाफ बगावत की या उसके दुश्मनों जैसे अंग्रेजों या मराठों का साथ दिया। कोडागू और मालाबार के लोगों ने बार बार विद्रोह किया था, इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल किया। और जिन मंदिरों को उसने दान दिया
वो उसकी रियासत के वफादार थे और जिन मंदिरों को तोड़ा वो अक्सर विद्रोही इलाकों में थे। इस नजरिए से उसकी क्रूरता का निशाना धर्म नहीं बल्कि राजद्रोह था। तो एक तरफ धार्मिक कट्टरता, दूसरी तरफ राजनीतिक जरूरत। ये एक ऐसी बहस है जिसका शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि स्रोतों में मौजूद इन दोनों परस्पर विरोधी तर्कों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। चलिए अब कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1789 में टीपू ने ट्रावणकोर पर हमला किया, जो अंग्रेजों का एक सहयोगी राज्य था। अंग्रेजों को मैसूर पर हमला करने का बहाना मिल गया, लेकिन इस बार हालात टीपू के लिए बहुत मुश्किल थे। क्यों? अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर एक महागठबंधन बना लिया था। टीपू तीनों तरफ से घिर गया था। उसे फ्रांस से मदद की उम्मीद थी, लेकिन फ्रांस वो अपनी ही क्रांति में उलझा हुआ था। और इस युद्ध का नतीजा? वो टीपू के लिए बहुत विनाशकारी रहा। 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसकी शर्तें क्या थीं? वो शर्तें किसी भी स्वाभिमानी शासक के लिए जिल्लत से कम नहीं थी। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को सौंपना पड़ा। युद्ध के हार जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए की भारी रकम देनी पड़ी। और सबसे दर्दनाक शर्त, जब तक वो ये रकम चुका नहीं देता, उसे अपने 2 बेटों 8 साल के अब्दुल खालिक और 5 साल के मोइजुद्दीन को बंधक के तौर पर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अपने बेटों को दुश्मन के हवाले करना, ये तो किसी भी बाप के लिए सबसे दर्दनाक पल होगा। क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि इस घटना का टीपू पर व्यक्तिगत रूप से क्या असर पड़ा? कहते हैं कि जब उसके बेटों को ले जाया जा रहा था, तब भी टीपू का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान था। ये हार उसके लिए एक गहरा घाव थी, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि ये उसके लिए एक सबक बन गई। उसने दोगुनी ताकत से अपनी सेना को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया, अपने रॉकेटों को और बेहतर बनाया और मैसूर की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में जुट गया। उसके मन में अब सिर्फ एक ही धुन थी, बदला। लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे थे। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका एक ही मकसद था, टीपू की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। हाँ, वेलेस्ली को डर था कि टीपू नेपोलियन के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। इसलिए 1799 में उसने मराठों और निजाम के साथ मिलकर एक बार फिर मैसूर पर चौतरफा हमला कर दिया। ये चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था। और इस बार अंत श्रीरंगपट्टनम के किले में हुआ। उस आखिरी घेराबंदी के बारे में बताइए। अंग्रेजों की विशाल सेना ने किले को घेर लिया था। टीपू की 30,000 की सेना ने किले के अंदर से जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की भारी तोपों ने किले की एक दीवार में दरार डाल दी। कहते हैं कि टीपू के कुछ अपने ही लोगों ने दुश्मन से हाथ मिला लिया था और उन्हें किले के कमजोर हिस्से का पता बता दिया था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना उसी दरार से किले में घुस गई। और टीपू ने भागने या सरेंडर करने के बजाय लड़ने का फैसला किया। वो अपने सबसे वफादार सैनिकों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ा। वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। बाद में जब लड़ाई खत्म हुई तो उसका शव सैकड़ों सैनिकों के शवों के ढेर के नीचे मिला। मैसूर का शेर लड़ते हुए मारा गया था। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे टीपू सुल्तान की 2 बिल्कुल अलग अलग बल्कि एक दूसरे के विरोधी तस्वीरें पेश करते हैं। एक तरफ एक इनोवेटर, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक आधुनिक सोच वाला शासक है जिसने रॉकेट तकनीक में क्रांति ला दी और मैसूर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। और दूसरी तरफ एक धार्मिक कट्टर और क्रूर तानाशाह की तस्वीर है जिस पर हजारों लोगों के जबरन धर्मांतरण, हत्याओं और मंदिरों को तोड़ने के गंभीर आरोप हैं। तो असली टीपू कौन था? ये सवाल शायद उतना जरूरी नहीं है जितना कि वो सवाल जो इस विरोधाभास से पैदा होता है। बिल्कुल, शायद हमें ये पूछना चाहिए, स्रोत हमें एक ऐसा शासक दिखाते हैं जिसने अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और आधुनिक प्रशासनिक विचारों का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही अपने राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्रूर मध्ययुगीन तरीके भी अपनाए। इससे एक ज्यादा गहरा सवाल उठता है, 18वीं सदी के उस दौर में जब अस्तित्व के लिए लगातार युद्ध चल रहा हो, तो क्या एक आधुनिक शासक के लिए क्रूर हुए बिना टिके रहना संभव था? हम इतिहास के ऐसे किरदारों को कैसे परखें जिनमें इतने गहरे अंतर्विरोध हों, जहां एक ही व्यक्ति नायक भी हो और खलनायक भी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय हमें इतिहास, सत्ता और नेतृत्व की जटिलताओं के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।